दूसरा डेथ रेट, तीसरा माइग्रेशन और चौथा एज। तो अब जब ये सारे फैक्टर से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करेगी, इससे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, आदमी को रहने के लिए अपने होम शेल्टर की जरूरत पड़ेगी, घर की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करता है, तो इन्वायरमेंट को हार्म करता है ना। तो इन्वायरमेंट उससे अफेक्ट होता है, ठीक है। जितना जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली इसको अफेक्ट करता है या डिग्रेड वो घटता जाता है, उसमें इफेक्ट होता जाता है, ठीक है। होगी हमारी हेल्थ कब अच्छी रहेगी, जब एक क्लीन ग्रीन इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो एक क्लीन ग्रीन इन्वायरमेंट जो है वो अच्छे ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको बड़े ध्यान समझ लेना है कि क्लीन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को बनाने में इससे क्या होता है, इट लीड्स टू पॉवर्टी। गरीब जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो फूड की प्रॉब्लम आएगी, तो पॉवर्टी होगा, ठीक है। और पॉवर्टी से क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो रिसोर्स हमारे पास यानी कि जो संसाधन हमारे पास मौजूद हैं उनका हम ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा यूज होगा, ठीक है। उसको यूज करने में हम एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो पॉवर्टी होगा ओवर पॉपुलेशन से। और क्या होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर, अगर कोई स्पेलिंग आपको ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन जो हमारा है वो क्या कॉज करता है, पॉवर्टी कॉज करता है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स होता है, ठीक है। तो पहला जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करेगा और एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा वो है ओवर पॉपुलेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जिससे आप भली भांति परिचित भी हैं वो है पॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, पॉल्यूशन जो है वो कोई ऐसा चेंज है एनवायरनमेंट में जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, ऐसा कोई चेंज एनवायरनमेंट के अंदर जो अफेक्ट करे। जैसे सपोज करिए आप जानते हैं एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, कोई गैसेस जो होती हैं हार्मफुल गैसेस, उनकी जो मात्रता है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगी। तो वो क्या होगा, हम जब इनहेल, जब सांस लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे अंदर जाएगी और वो हेमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर है उससे कंबाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करना चाहता है ऑक्सीजन की जगह, तो वो आपको पॉइजनिंग कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से पॉल्यूशन बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा और उसके बाद ह्यूमन हेल्थ को करेगा। कैसे, देखिए पॉल्यूशन में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन क्या है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट which directly or indirectly affect the welfare of human being। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, any change in the environment which directly or indirectly affect the welfare of human beings is called pollution, ठीक है। अब पॉल्यूशन कितने तरीके का है, पहला एयर पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन है आपका ए। दूसरा वाटर पॉल्यूशन, हाँ वेरी गुड, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन, वेरी गुड बेटा, नॉइज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, बेटा साउंड पॉल्यूशन जो आप बोले ना वो नॉइज पॉल्यूशन में ही आ गया, ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन भी आप बोल सकते हैं, एयर पॉल्यूशन में आ गया, ब्रॉड कैटेगरी हम लिख रहे हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, हाँ ये सब जो आप बता रहे हैं, हाँ वो हमने लिखा है, अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। पहला एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तीसरा नॉइज पॉल्यूशन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और है रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हाँ उसकी वजह से भी जो बेटा सबसे ज्यादा ये भी थोड़ा हार्मफुल है। अब एयर पॉल्यूशन देखिए आप, जैसे आपने अभी किसी ने बोला ना कि फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री से जो आपको स्मोक निकलता है ना, तो वो एयर में जाता है तो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। और आप जानते हैं कि 60% जो डिजीज 60% जो डिजीज होती है ह्यूमन को, ठीक है, हम लोगों को, वो क्या होती है, वाटर बॉर्न डिजीज होती है, वाटर बॉर्न डिजीज, ठीक है। 60% ऑफ द डिजीजेज आर
वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, जो जो बीमारियां हम लोग को हो रही हैं, जैसे कौन सी बीमारी, जैसे आप ये देख लीजिए कि आपको डायरिया हुआ, ठीक है, एमोबिक डिसेंट्री हुआ, टाइफाइड हुआ, ठीक है, टाइफाइड है ना, कॉलरा, ठीक है, टाइफाइड, कॉलरा, और आपको क्या है इसके बाद कि एमोबिक डिसेंट्री, एमोबिक या सिंपली डिसेंट्री भी याद रखिए, ठीक है, एमोबिक डिसेंट्री है ना, और जॉन्डिस या हेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, ये सब क्या है, जॉन्डिस भी क्या है आपका वाटर बॉर्न डिजीजेस है। अब आप देखिए, आपने वाटर पॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ। अब जब एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ, वाटर हमारा इफेक्ट हो गया, जो हमारी रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, जैसे आप पानी जैसे ना, जैसे आप नल से या मशीन से पानी को निकालते हैं जब, तो अंडरग्राउंड वाटर जो आ रहा है वो भी पॉल्यूटेड हो गया अगर, ठीक है, इसीलिए आजकल लोग देखते हैं बहुत सारा आरओ का यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत कई चीजें फिल्टर के लिए आ रही हैं। तो वाटर पॉल्यूशन से क्या होगा, अगर आपका वाटर जो जिसको आप पी रहे हैं वो पॉल्यूटेड हो गया, उसमें अनवांटेड मटेरियल आ गया, तो उससे डिजीज हो सकती है, और वो डिजीज क्या हुई, आपके ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट की। तो आपने देखा ना कि एनवायरमेंट कैसे रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ से, उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इसलिए क्योंकि जो मैक्सिमम डिजीज, जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा कि 60% डिजीज बेटा आपका जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, टाइफाइड, कॉलरा, जॉन्डिस, डायरिया, ठीक है, ये वाटर पॉल्यूशन डिजीजेस हैं। और ये वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूट कैसे होगा, इंडस्ट्री से, ठीक है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है उससे वाटर पॉल्यूट हो जाता है, एग्रोकेमिकल्स से पॉल्यूट हो जाता है, केमिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उनसे। सबसे बढ़िया एक एग्जांपल आपने सुना होगा, नाम आपको याद होगा, डीडीटी, है ना, डीडीटी, जो या कोई भी पेस्टिसाइड जिसका छिड़काव किया जाता है, तो इससे क्या होता है, डीडीटी से काफी बीमारियां हो जाती है, जैसे ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, डीडीटी से हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बीमारियां कुछ ऐसी बीमारियां जो पेस्टिसाइड से हो रही हैं या डीडीटी से हो रही हैं, तो इसीलिए इनका छिड़काव से भी पॉल्यूशन या आपका जो कह सकते हैं आपका हेल्थ इफेक्ट होता है ना। तो डीडीटी से जो बीमारी होगी वो क्या होगी, ल्यूकेमिया। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी पूछा जा सकता है कि कौन सी डिजीज हो रही है, कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज है, विच वन ऑफ, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आप देखिए उसमें से टाइफाइड, कॉलरा, अगर कोई ऑप्शन है तो वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और डीडीटी है, उसका भी छिड़काव से आपको पॉल्यूशन होता है, एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, और एनवायरमेंट इफेक्ट होगा तो ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होगी, ठीक है। या जो हम लोग गार्बेज फेंक देते हैं, रबिश, दिखाई नहीं पड़ रहा है सही से सर। अच्छा देखिए हम, ठीक है, अभी देखिए हम साफ साफ लिखते हैं, रबिश दिख रहा है अब? यस सर। यस सर, यस सर। और ये जो मैंने लिखा था, ये दिख रहा लिखा, है सर। इसीलिए तो मैंने इसको यूज किया है, पावर पॉइंट से अच्छा ये होता है, ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर, है ना, तो इससे ये इफेक्ट कॉज करता है। और दूसरी और रीजन है जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, जैसे हुआ गार्बेजेस हुआ, डेड एनिमल्स, ठीक है, डेड एनिमल्स, है ना, गार्बेजेस, एग्रीकल्चर का वेस्ट जो होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है, इन सब से जो है आपका वाटर या एनवायरनमेंट जो है हमारा इफेक्ट हो रहा है। या सॉलिड वेस्ट जो होता है, हॉस्पिटल के जो रिफ्यूज होते हैं, ठीक है, गार्बेजेस, इन सब से क्या होता है, एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है, और इससे कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। इतना ये पॉइंट आपको समझ में आया? बोलिए, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट फैक्टर है बेटा वो है, अभी हम लोगों ने देखा पॉल्यूशन कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है अर्बेनाइजेशन। अर्बेनाइजेशन, अर्बेनाइजेशन भी जो है वो इफेक्ट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। किसको इफेक्ट करता है? इकोलॉजिकल बैलेंस। अर्बेनाइजेशन आपका थर्ड फैक्टर है, इसे नोट करिएगा। ये क्या करता है? अफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल क्या हुआ सर? अर्बनाइजेशन में जेड होगा कि जे होगा? अर्बेनाइजेशन में जे लिखिए या जेड, जेड लिख दीजिए, आपको जेड लिखिए या जेड लिखिए, ठीक है। अर्बेनाइजेशन एग्जैक्ट मीनिंग बताइए थोड़ा। यू आर लिखिए, स्पेलिंग लिखिए बेटा, यू आर बी ए एन आई
SATION, SATION, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो ये अफेक्ट करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। और अर्बनाइजेशन में होगा तो क्या होगा, अर्बनाइजेशन करने के लिए आपको पेड़ों को काटना पड़ेगा, यानी कि फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कि कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर अर्बनाइजेशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों को घर चाहिए, तो उन्हें क्या चाहिए, पेड़ों को लोग काटते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट को हटाते हैं, है ना। तो इसी को प्रोसेस को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो अर्बनाइजेशन जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, अगर आप पेड़ों को काटेंगे, तो ये जानिए आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर जो ग्रीन, क्या हम लोग क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, है ना। और हम देखिए बिहार गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जल जीवन हरियाली, वो इसी वजह से है कि हम एनवायरनमेंट को बचाएं, ताकि हम अपने आप को फायदा पहुंचाएंगे, ये हमारे बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। तो क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट होगा अगर आप पेड़ पौधों को काटे हटाएंगे नहीं। इसीलिए कहा जाता है एक ट्री आप प्लांट करिए, ठीक है, पौधे लगाइए, और लगाइए ही नहीं, उसकी देखभाल भी करनी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, जिससे आपको आप अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये मत सोचिए कि आपने किसी पेड़ को लगाया तो आप किस मतलब कोई दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से फायदा पहुंचा रहे हैं, अर्बनाइजेशन जब हो रहा है और उससे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसके इफेक्ट को आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको जितना ज्यादा कम हो जाए उतना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है। इसीलिए क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट, क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट अगर होगा, ठीक है, क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट अगर है, तो ये समझिए कि आपका ह्यूमन हेल्थ जो है वो बची रहेगी इन्फेक्शियस डिजीजेस से। कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन है, ठीक है, हरा भरा है, तो हम बच सकते हैं, ठीक है। अब है कि एनवायरमेंट हेल्थ को डिफाइन कैसे किया जाए, तो इसको बोल सकते हैं कि एनवायरमेंट हेल्थ, लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि एनवायरमेंट हेल्थ इज द स्टडी, एनवायरमेंट हेल्थ इज द स्टडी एंड मैनेजमेंट, स्टडी एंड मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। एनवायरमेंट हेल्थ इज द स्टडी and management of the environmental conditions that affect the health of the human being, that affect the health of the human being, ठीक है। study and management of environmental condition that affect the health of the human being, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ये एनवायरमेंट हेल्थ की डेफिनेशन हुई, ठीक है बेटा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कर दीजिए फिर से। ठीक है, हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। एनवायरमेंट हेल्थ इज द स्टडी एंड द मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस that affect the health, that affect the health and well-being of human beings, that affect the health of human beings भी लिख सकते हैं, ठीक है, that affect the health of human beings। हो गया, ठीक है, आगे बढ़े अब। जी सर। ठीक है, अब बेटा हम लोगों ने ये देखा कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन रिलेटेड कैसे था, इसको हम लोगों ने समझा लिखा, ठीक है। अब बात आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कि ये कैसे रिलेटेड है ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईटी सेक्टर भी आप कॉमनली सुनते होंगे, आए दिन आईटी सेक्टर की बात की जाती है। तो इसका क्या रोल है, ठीक है, इन्वायरमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो आप लिखिए यहां, द इम्पोर्टेंट रोल, द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ, अब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी लिखूंगा तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ आईटी इन
environment is as follows, ठीक है। द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ आईटी इन एनवायरनमेंट इज एज फॉलोज। सबसे पहला रोल क्या है? डेटाबेस, ठीक है। DATABASE, किसी को कोई दिक्कत हो तो नोट कर ले, DATABASE, डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब क्या है कि हम एक कलेक्शन करते हैं इंटर रिलेटेड डाटा का, किसी सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करना, ठीक है, और उसको कंप्यूटर में अपने स्टोर करना ताकि हम फ्यूचर में जब भी चाहें उससे पता कर सके। सपोज करिए हमें ये पता करना है कि एक सप्ताह बाद जो है वो एनवायरनमेंट या वेदर कैसा होगा, तो हम देखेंगे कि पिछले साल इसी समय डाटा क्या था, क्या टेम्परेचर चल रहा था, क्या ह्यूमिडिटी थी, क्या रेनफॉल था, ठीक है, कितना वर्षा कितनी सेंटीमीटर हो रही थी, मिलीमीटर हो रही थी, ठीक है, तो वर्षा कितनी हो रही थी, उस वक्त मौसम कैसा था। ये अगर एक सप्ताह का डाटा हमको रहे तो हम एक गेस फ्यूचर के बारे में लगा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है डेटाबेस का। डेटाबेस क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ, लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, collection of interrelated data on various subjects, एक वेदर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, on various subjects, ठीक है। जैसे किसी रिवर हमें स्टडी करना है कि इस रिवर में या मतलब किसी पर्टिकुलर रिवर में कितना पॉल्यूशन है, तो अगर एक डाटाबेस हमारे पास रहे, हम मेजर किए हों, एक्सपेरिमेंट किए हों, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी एज अ पॉल्यूटेंट, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना % ये हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कैसे ये आपकी स्टडी को इफेक्ट करता है। डेटाबेस के लिए क्या किया जाता है? एक डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाता है, जिसे कहते हैं बेटा DICS। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? जैसे तो एग्जाम में आपसे कई बार पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म, एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, ठीक है, तो DICS। तो DICS का फुल फॉर्म क्या है आपका? डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। कई सारे DICS आपको बनाए जाते हैं ऑल ओवर द कंट्री, दैट आर लिंक्ड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ठीक है, और उसका डाटाबेस आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए देखिए एक मिनिस्ट्री भी कई आप देखिए है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसने कई सारे टास्क लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ के बारे में डाटा को कैलकुलेट करना, फॉरेस्ट कवर के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में डेटा को कलेक्ट करना, फॉरेस्ट कवर के बारे में डाटा कलेक्ट करना, जिससे हमें पता रहे, ठीक है। आजकल जैसे एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, कि कितने सारे टाइगर हमारे ऑल ओवर द कंट्री बचे हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये सब आपको कहाँ से पता चलता है? ये सब आपको पता चलता है डेटाबेस अगर आपके पास हो तो आप बता सकते हैं कि कौन, जैसे टाइगर किस रीजन में है अभी, ठीक है, तो इसी को प्रोजेक्ट टाइगर नाम से लॉन्च किया गया था। तो ये सब चीजें डाटाबेस में आपको रहती हैं, जो वाइल्ड लाइफ के बारे में, फॉरेस्ट कवर के बारे में आपको बताती हैं। तो पहला जो चीज जो है आईटी सेक्टर से जो रिलेटेड है वो क्या है? डेटाबेस का कलेक्शन, यानी सिंपल अगर एक लाइन में आपको याद रखना हो तो कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन दी गिवन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं उसके डाटा को कलेक्ट करके स्टोर करके रखना, ठीक है, जिससे आप पता चल सके, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो पहला है डेटा बेस। दूसरा आप है जो अक्सर आपने सुना भी होगा, ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज्यादा इससे भली भांति परिचित होंगे, रिमोट सेंसिंग। क्या बेटा? रिमोट सेंसिंग, नाम सुना है आप लोगों ने? जी सर। क्यों, किसी ने नाम सुना है रिमोट सेंसिंग का? नो सर। ठीक है, जो ज्योग्राफी के बच्चों को ज्यादा जानते होंगे तुम, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो हम बताएंगे। रिमोट सेंसिंग एक सेकंड तरीका है जिससे आईटी सेक्टर रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। पहला मैंने आपको बता दिया डेटाबेस, दूसरा है आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें सैटेलाइट के माध्यम से आप चीजों को बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी यानी कि ड्रॉट यानी कि सूखा कब पड़ेगा, फ्लड, ठीक है, कब आने वाला है, वोल्केनिक इरप्शन
जो होता है ज्वालामुखी, वो उसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे पता चलता है ये? सैटेलाइट में। तो इसको आप लिखें, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक, टेक्निक, ठीक है, इट इज अ टेक्निक थ्रू विच, इट इज अ टेक्निक थ्रू सैटेलाइट्स। किसका यूज होता है इसमें? सैटेलाइट्स का। थ्रू सैटेलाइट, इट इज अ टेक्निक थ्रू सैटेलाइट्स, it is a technique through satellites which can be used, can be used, can be used to assess, to assess यानी कि assess मतलब पता लगाना, to assess, to assess ongoing changes, क्या changes हो रहे हैं हमारे environment में, ongoing changes, ongoing changes in environment, in एनवायरमेंट। क्या सैटेलाइट के माध्यम से ये पता लगाना कि एनवायरमेंट में क्या प्रेजेंट टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इसके आधार पे, ठीक है, इसके आधार पे हम प्रेडिक्ट करते हैं, टू प्रेडिक्ट फ्लड्स, ठीक है, फ्लड्स, ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना जो कहते हैं जिसे, ड्रॉट्स, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का पटना, वोल्केनिक इरप्शन, इरप्शंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो इट इज अ टेक्निक थ्रू सैटेलाइट्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू असेस द ऑनगोइंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और उससे इसका फायदा क्या हुआ? देखिए, हम बता सकते हैं कि प्रेडिक्ट, जैसे आप देख रहे हैं ना कि पिछले साल जो फ्लड आया था तो उससे हमने, उससे कितना ज्यादा फ्लड था, कितना हार्म उसने किया था, उसकी वजह से हम तैयारी अपनी कर लेते हैं कि हमें पिछली बार जितना नुकसान अगर हुआ तो उतना नुकसान हमें फ्यूचर में उठाना ना पड़े। तो ये बहुत बड़ा फायदा है आईटी सेक्टर का, जिससे हमें डेटा मिल जाता है, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट वगैरह के माध्यम से कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट होने से बच सकता है लोगों की। अच्छा, अगर फ्लड को आपने जानकारी ले ली कि फ्लड आने वाला है तो उसकी तैयारी आपने कर ली, तो इनडायरेक्टली आपने क्या किया? आपने ह्यूमन लाइफ को सेव किया, आपने प्रॉपर्टी को खराब होने से बचाया, ठीक है। तो इन सब चीजों को, इसीलिए आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट है और ये एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। और जो ये टेक्निक है, इसके बारे में, इससे एक चीज और पता कर सकते हैं आप कि ऑयल कहाँ पे से होता है ना, कि क्रूड ऑयल जो होता है वो कहाँ पे अर्थ में है, ठीक है, और कौन सा मिनरल जो होता है, मिनरल क्या होता है? जिससे आप किसी एलिमेंट को निकालते हैं, ठीक है। मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में, यानी कि और क्या पता कर सकते हैं? मिनरल डिपॉजिट्स, कहाँ कहाँ मिनरल है, ठीक है, खाद्यान्न जिसे कहते हैं ना, मिनरल डिपॉजिट्स, क्रूड ऑयल्स के बारे में, क्रूड ऑयल्स, ठीक है, इसके बारे में, या कई सारे और भी चीजें जिनको आप जान सकते हैं। तो फर्स्ट मिनरल डिपॉजिट, सेकंड क्रूड ऑयल। तो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, इस टेक्निक के माध्यम से आप इनकी भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इस पे तो आज कोर्स भी चलता है, ठीक है, तो बहुत ही डिप्लोमा कोर्सेज भी रिमोट सेंसिंग पे हो रहे हैं। तो ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट, ह्यूमन हेल्थ, है ना, इसमें बहुत बढ़िया कैरियर स्कोप भी है। इसमें कई लोग, आगे आपको मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स आएगा, उसमें लोग एमएससी करते हैं, ठीक है, और भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो इन सब से, कई चीजों से रिलेटेड जो है आपका कैरियर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में भी बहुत बढ़िया स्कोप फ्यूचर में आपको है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एनवायर, तीसरा जो है रिमोट सेंसिंग, दूसरा था आपका, तीसरा है एनविस, ENVIS। इसका फुल फॉर्म जो है आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक, सबको क्लियर? एनविस का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको ये एक बॉडी जो सिस्टम है, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है, 1982 में इसको स्टेब्लिश किया गया था टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस जो थी, या एनवायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका गठन किया गया था 1982 में। जिससे क्या हो, जिससे जो लोग डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, कोई पॉलिसी बनती है कि आने वाले फ्यूचर में हम ये काम करेंगे, ठीक है, या कोई डिसीजन लेना रहता है, तो या इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को
ठीक है, ये मदद करती है ऑल ओवर द कंट्री, ये बॉडी ऑल ओवर द कंट्री डिसीजन मेकर्स, पॉलिसी प्लानर्स, इनको मदद करती है एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देके कि वो आगे की कार्रवाई या आगे का जो पॉलिसी है उसको बना सकें। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि इट गिव्स environment related information, it gives environment related information, ठीक है, to policy makers, ठीक, पॉलिसी मेकर्स के लिए इफेक्ट करता है, डिसीजन की मदद करता है, साइंटिस्ट को मदद करता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इट गिव इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट एंड एक्सेट्रा, जिस पे वो काम करना चाहते हैं। ये करता क्या है, ये एक डाटाबेस बनाता है। डाटाबेस किस आधार पे बनाता है, किस एरिया में बनाता है, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करना है, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ानी है जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो, क्लीन टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो किसके बारे में डाटाबेस बनाता है, आप लिख सकते हैं इसमें थर्ड पॉइंट, इट क्रिएट्स डेटाबेस in areas, it creates database in areas of pollution control में ये मदद करता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, SIT, ठीक है, इस सब में ये एनवायरमेंट जो एनविस जो है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मदद करता है। आप तो ये तीसरा फैक्टर था आपका तीसरा आईटी सेक्टर में का इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एनविस, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चौथा जो आपका है वो है आपका नेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, नेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, NMIS, नेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये फोर्थ आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, NMIS। ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये भी डेटाबेस जो बनाता है वो रिसर्च में मदद करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ये मदद करता है, जिससे साइंटिस्ट को आसानी होती है, या जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता है, ये डेटाबेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटाबेस प्रोवाइड करता है। और ये किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST जिसे कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसका बॉडी है, NMIS जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बॉडी है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, ये चार चीजें आपने पढ़ी। NMIS से आपका स्थापना कब हुई थी, किसकी, नेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्थापना कब हुआ था, ये आपका होमवर्क है। चलिए, ठीक है, कुछ आप भी खोजिएगा, है ना, अभी हम बताते हैं। ठीक है, अभी हम बताते हैं, 5th पॉइंट कवर कर लें तो सारा हम उसको सारा कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, नहीं तो कल भी हमारा क्लास है। तो जो 5th इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, GIS। जी सर। तो इसका फुल फॉर्म बेटा है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये आप एक नोट कर लीजिए इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट, कि इट प्रोवाइड्स, GIS में लिख लीजिए, इट प्रोवाइड्स effective tool in environment management,
it provides effective tool in environment management. ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, इट इज अ टेक इम्पोजिंग, सुपर इम्पोजिंग की स्पेलिंग अगर किसी को दिक्कत हो रही हो, सुपर इम्पोजिंग, ठीक है, इट इज अ टेक्निक ऑफ सुपर इम्पोजिंग, it is a technique of superimposing various thematic maps, MATIC maps, ठीक है, मैप्स का सहारा ये लेते हैं, जो कि ज्योग्राफी का आप तो जो लोग होंगे जानते होंगे, मैप्स का सहारा उसमें लिया जाता है। तो इफेक्टिव टूल्स इन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, इट इज अ टेक्निक ऑफ सुपर इम्पोजिंग थीमेटिक मैप्स using digital data, using digital data on large number of interdependent aspects, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स कैसे अफेक्ट करता है, लाइक सॉयल के बारे में बताता है, सॉयल टाइप क्या है, ठीक है, ताकि वो किस क्रॉप के लिए मदद करेगा, सॉयल टाइप के बारे में बताता है, क्रॉप लैंड के बारे में बताता है, सॉयल टाइप क्रॉप, क्या कोई दिक्कत हो रही है क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, स्लाइड विजिबल नहीं हो रहा है सर, ब्लैंक है पूरा, ब्लैक नहीं है, अच्छा अच्छा ठीक है, एक सेकंड नहीं रुकिए, हो रही, स्लाइड विजिबल अब आया, हो रही है, सर हो रही है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। तो ये जो GIS है आपको इंफॉर्मेशन देता है सॉइल टाइल्यूटेड जोन, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं, पॉल्यूटेड जोन्स का, वहां पे कैसे उसको हमें सुधार ला सकते हैं। तो GIS हमको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो हमको इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आपने देखा कि इन 5 चीजों की मदद से आपने देखा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन्हीं चीजों में नहीं और कैसे प्ले करता है, इंफॉर्मेटिक्स, ये एक इसमें MSc भी करते हैं लोग, ये एक फील्ड है जिसमें मदद करता है, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जीन इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है जो आजकल बहुत चलता है, जीन इंजीनियरिंग, ठीक है, जीन इंजीनियरिंग, बायो इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब तरीके से IT फैक्टर जो है वो हमारा मदद करता है, ठीक है। अब बायो इंफॉर्मेटिक्स में जैसे क्या है, किसी डिजीज के बारे में, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, किसी डिजीज के बारे में, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, किसका, ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक बीमारी है, ठीक है, बोन्स की। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कैसे इनको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इनका हम उपचार कर सकते हैं, बायो इंफॉर्मेटिक्स के बारे में, ठीक है, इसके थ्रू। आजकल एक आप देखोगे टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन भी एक IT सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट है। टेलीमेडिसिन मतलब समझ रहे हैं, जो दूर से, जैसे आपकी तबीयत खराब है घर में और आपने फोन में ही डॉक्टर से पूछ लिया, इस समय आजकल देखे काफी था कि जो लोग नहीं जा पा रहे थे वो फोन से ही पूछ लेते थे, सर डॉक्टर साहब ये हमको तकलीफ है, इसकी क्या मेडिसिन है, तो डॉक्टर आपको फोन पे ही मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता है कि आप इस मेडिसिन को ऐसे ऐसे लीजिए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं टेलीमेडिसिन। ये भी IT सेक्टर का ह्यूमन हेल्थ को एक इफेक्ट जो है आपका एक तरीका है, ठीक है, टेलीमेडिसिन या ई हेल्थ जो है ये भी एक तरीका है, ठीक है। ई हेल्थ में हम क्या करते हैं, ई हेल्थ में जैसे किसी को साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग
ट्रीट करते हैं उसको, क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इन सब चीजों का जो है साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उसको ई हेल्थ में हम लोग देखते हैं, ठीक है। टेलीमेडिसिन और ई हेल्थ, ये टेलीमेडिसिन इस समय बहुत प्रचलन में है, जो अभी सिनारियो चल रहा है, करंट सिनारियो जो आपके सामने है, उसमें टेलीमेडिसिन का काफी यूज किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर की वजह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो ऑन गोइंग चेंजेस हैं, जो प्रेजेंट में जो चेंजेस चल रहे हैं, उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या होने वाला है इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में, भविष्य में क्या होने वाला है। ये कब पता चलेगा? जब हम, जैसे हमने 5-6 चीजें पढ़ी आईटी सेक्टर के बारे में, टेलीमेडिसिन देखा, बायोटेक्नोलॉजी देखा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब चीजों की जब स्टडी की जाती है तो ये पाया जाता है कि जो प्रेजेंट चेंजेस हैं वो किस वजह से हैं, ठीक है, और उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है जिससे फ्यूचर में हम आने वाले प्रॉब्लम से बच सकें, और आने वाले प्रॉब्लम से केवल बच ही ना सकें, उसमें हम कैसे सुधार ला सकें, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने स्टडी किया है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। सर बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ाई होता है? बायोटेक्नोलॉजी देखिए क्या है, बायो स्टडीज, जैसे ये एक तरीके से आप देखिए कि जैसे जो लोग बॉटनी जूलॉजी से जो लोग एमएससी वगैरह किए रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि क्या क्या इंडस्ट्रीज में या वो किसी टेक्नोलॉजी यानी किसी चीज के एप्लीकेशन से, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, ठीक है, बहुत सारा टॉपिक है। जैसे कि आप देखिए कि बायो सेंसिंग होती है, सेंसिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज कंपाउंड को बनाया, कोई ऐसी चीज बनाई जो बता सके कि हाँ डीएनए में इस जगह प्रॉब्लम है, ठीक है, या इस जगह में क्या कह सकते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जीन सीक्वेंसिंग जो होती है, जीन का जो सीक्वेंस होता है वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया जाता है। और जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हुआ, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में आप स्टडी करते हैं कि किसी डिजीज के बारे में आप डेटाबेस का देखते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो उसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स करते हैं, और उसको ये एक पूरा कोर्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक कोर्स है, ठीक है, जिसमें लोग एमएससी करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो इन सब चीजों में आपने देखा कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, ठीक है, जो इफेक्ट होता है वो इंफॉर्मेशन टेक, पॉपुलेशन बढ़ा, हाँ, जैसे किसी ने देखा अभी लिखा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, तो बिल्कुल सही बात है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ, फोरेंसिक में हुआ, ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो जब डीएनए, आप जब इन्वायरमेंट, ह्यूमन पॉपुलेशन को आप देखते हैं, तो ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरीके से एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। अगर एनवायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, यानी कि इसका जो हम लोग जो नेचर को दिया गया है उसको हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और वो वहां पे क्या चीजें हो सकती हैं वो आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम पता कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जो है हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास जो है कल हम लोग देखेंगे वैल्यू एजुकेशन और एचआईवी के बारे में, ठीक है। सर Thank you. एक क्वेश्चन हाँ बोलिए। पॉपुलेशन का वो डेफिनेशन दिया था ना, इसका बेटा एक एक करके पूछिए, अगर एक एक करके पूछिए तो क्लियर होगा। पॉल्यूशन हाँ हाँ का हाँ, दिया डेफिनेशन। था। हाँ, तो वहाँ पे मतलब मेरा थोड़ा आगे का छूट गया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली से पहले वो थोड़ा बता दीजिएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, या ह्यूमन वेलफेयर। ना उससे पहले कुछ बोले थे वो याद नहीं आ रहा। हो गया अच्छा, ना। एक लाइन याद रखिए कि एनी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करे वही पॉल्यूशन है, जिसमें चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट करे चाहे इनडायरेक्टली अफेक्ट। जैसे डायरेक्टली मतलब कि कोई चीज, मतलब इनडायरेक्टली करने का मतलब है वाटर में गया, वाटर से आपने पानी को लिया, ठीक है, पानी पिया, है ना, तो पानी से वाटर बॉर्न डिजीज जैसे टाइफाइड, कॉलरा, तो ये इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। Bye everyone. बाय।
आज हम लोग का सेकंड लास्ट क्लास है ना? एक क्लास बची है बस कल। हाँ, वही तो हम भी बोल रहे हैं, इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे सर, इफेक्ट बोल रहे हैं बार बार। इफेक्ट Disturb ए क्यों हो रहे हो? डबल वाला मतलब सेम ही है, और सर आप फिर भी बोल रहे थे। सर नहीं बोल रहे थे, वही तो हम भी बोल रहे हैं, इफेक्ट नहीं बोल रहे थे सर। अरे नहीं, बीच में कोई इफेक्ट बोल रहा था। अच्छा कल के बाद क्लास हमने तो कहा था कि क्वेश्चन पूछो, तो जो डाउट था पूछ लेना था, जिसको भी मतलब ये था डाउट था इफेक्ट और इफेक्ट लेते क्या बोल रहे थे। कल के बाद क्लास नहीं होगा। नहीं, कल के बाद क्लास नहीं होगा। क्यों आगे पढ़ाते हैं ना सर कुछ दिन और। हो गया, ओवर हो गया सारा सिलेबस, तो कैसे पढ़ाएंगे? ऑनर्स की होगी क्लास उसके बाद। मुझे पता है क्या क्या ऑनर्स करोगे? ऑनर्स में तो मैम लेक्चर देती है, पढ़ाती ही नहीं सही से। हेलो मनीष, अभी तो फर्स्ट ईयर की चल रही है। फर्स्ट ईयर हम लोग का तो पता नहीं होगा कि नहीं। मेरे को भी वही लग रहा है एग्जाम के बाद हो। लेफ्ट हो गई क्या? मैसेज कर रही है। लेफ्ट नहीं हुई अभी, होने तो है। क्या हो गया? सबको भगा रहे हो? अरे यूनिवर्सिटी लेफ्ट नहीं हुई है। तो क्या? अरे नंदिनी, हम यार मेरे पास होगा तब ना भेजेंगे, हम खुद क्लास नहीं किए 3 दिन लगातार। आज वाला पीडीएफ कैसे मिलेगा? आज वाला तो सर इतना अच्छे से लिखा है। नोट्स जो लिखे होंगे वही है। स्क्रीनशॉट लिए कैसे पता समझ नहीं आएगा। अच्छे से तो लाइन मनीष जी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है? मनीष गुप्ता का। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे है? हाँ किसका बर्थडे है? दिया मनीष का बोल रहे हैं ना ये लोग, फेक बर्थडे। मनीष गुप्ता का है बर्थडे आज। सबका बर्थडे बनाते हैं रोज रोज सारे। अरे सबसे अच्छा ना, तो इतना बर्थडे मनाता है तो एक केक देना ना, आप उस पे लिखना पार्टी दे दे। हाँ तो क्या क्या हो गया, केक आप लोग इनवाइट कर दीजिए, हम लोग आ जाते हैं, काट देंगे, काटने में क्या। कोविड चल रहा है, ना लोग बर्थडे चुप चाप घर बैठे। जो लोग विश करे उनको बहुत जरूरी है, केक देना चाहिए था, फिर जाना भी चाहिए था, हम लोग को इनवाइट करना चाहिए था, हम लोग जरूर आएंगे। हाँ हाँ मैं आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप आ जाइए। राधे राधे में आपका वेट करेंगे कल। रिया कौन सी गाड़ी से आएगी? मुझे भी लेते चलना। किधर गया आपका? मुजफ्फरपुर अरे बहन क्या, अरे बोल अरे बहन क्या बोल रही है? बोल मुजफ्फरपुर से होते हुए आना ना। अरे भाई बस कोई बात नहीं, मेरा दोस्त एक मुजफ्फरपुर से भी आएंगे, शिवाजी, ठीक है, उनके साथ आ जाइएगा। शिवाजी का घर मुजफ्फरपुर ही है, भगवानपुर, तो वहाँ से आप साथ में आ जाइएगा। तो मैं क्या करूँ, क्यों बता रहे हो एड्रेस आपको? बता रहा, तुम आ जाना। सही करना है क्या? एक काम करो ना, मतलब सबको ऑनलाइन पार्टी दे दो, बुलाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले आपको ही चाहिए ऑनलाइन पार्टी। तुम्हारा सब कर रहा है, तुम ही ले लो सबसे पहले। पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन बैंकिंग। हाँ कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ये आजकल का आइडिया नंबर लेने का, ये पता है मेरे को। तब नहीं स्कैम चाहिए, कर रहे हो सारे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक
है चीज होता है ना। दे QR दो तो कोड। आप खुद बोले कि पे कर दीजिए, तो आपको गूगल पे नंबर तो देना पड़ेगा ना। मैं तो ऐसे ही मजाक रही थी ना, पे कर देंगे, एड्रेस आजकल भेज तो दो, नया एड्रेस हम कर देंगे भाई। अपना आईडी दे दो, मैं रिक्वेस्ट हाँ ठीक है, सुनो 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 बस सुनो, हेलो, हम कर मेरा फ्रेंड देंगे, मुजफ्फरपुर में ही है, ठीक है, वो अरे तो आपको दे देंगे, एड्रेस भेज दीजिए। हद है, एड्रेस भेज दो मैंने यार। कभी मांगा पार्टी, मैं तो मजाक कर रही मेरा हूँ। पार्टी पे नहीं देता है। अब नेहा जी पार्टी मुजफ्फरपुर के हैं क्या? मुजफ्फरपुर बहन समस्तीपुर की दूसरी में तो रिया है ना, तो मैं बोली रिया को पूछे आके मुझे ले लेना। तू सब बता दे, अच्छा, तू सब बता दे। अरे पता रिया जी मुजफ्फरपुर से हैं क्या? शिवाजी को कर दीजिए आप। नहीं मैं भाई चले ना, तो फ्रेंड लोग के साथ नहीं जाना चाहिए सकता है। एक मैसेज भी कर दिया, उसको कोई और एड्रेस बताइएगा और हमको कोई और एड्रेस बताइएगा। यहाँ तुम्हें मिल जाए तो मेरे पास भी आ जाना। सर यही अच्छा अच्छा, रिया कौन सी कॉलेज से हो तुम? क्यों, कॉलेज में क्या रखा है, यूनिवर्सिटी सेम है ना। अरे यार, कॉलेज कौन से, कैस कॉलेज से हो तुम? नहीं बिल्कुल नहीं, यूनिवर्सिटी सेम है ना, बात खत्म। नहीं, मैं कॉलेज पूछ रही हूँ आपसे। बोला तो मिथिला यूनिवर्सिटी। अरे हम सर भी जानते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी। कैसे तुमने इंटर कहाँ से किया था? दूसरे कॉलेज से? मैंने ट्राइडेंट से करा था, ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल। और 10th भी वहीं से। एमबीडीएम से नहीं ना किया था? अच्छा हुआ। वो कॉलेज तो बदनाम हो रखा है। हाँ, ये क्या मजाक है? ऐसा जैसे मगध यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है, 5 फालतू वाली। साल में ग्रेजुएशन कराती है ना, वैसे। अरे कुछ नहीं कराती वैसा, क्या मतलब अफवाह उड़ा रखे हो तुम लोग यार। अरे कुछ भी नहीं, ये रूमर ऐसे थोड़ी ना फैलती है अफवाहें, गजब बात कुछ है। तो बात मतलब होगी। कोई ऐसा एक ने नहीं ना कह रही, ये बात मैं भी कह रही हूँ, वो है। जॉब मेरे के लिए हटा देते हैं मगध वाले को, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं करते हैं मगध वाले को। वो मगध से है ही नहीं उसका एफिलिएशन यार, गजब बात है। उसका बीआरएबीयू से है। हाँ वो तो अलग बात है, वो अलग यूनिवर्सिटी। मेरा MDDM बचपन भी के बाजू में यार। मैं मगध की बात कर रही, पटना में जो कॉलेज है, AN कॉलेज, ये सब पहले मगध में थी। हाँ तो एन कॉलेज, अरे कोई नहीं यार, कॉमर्स ऑफ मेरा बाजू। कॉमर्स कॉलेज राजेंद्र नगर में जो है, बोरिंग रोड में AN राजेंद्र कॉलेज। नगर टर्मिनल के वो सब पाटलिपुत्र के अंदर में चली गई है, वो सारे पाटलिपुत्र के वो अंदर में चली गई। पाटलिपुत्र, हाँ वो 2 साल पहले से पाटलिपुत्र के अंदर चली गई, तभी मेरे से रूम सुधार। मतलब वो कुछ नहीं है, स्टडी अपना रहा है, चल रहा है। पहले वो लोग मगध में थी, चेंज कर दिया, PPU में डाल दिया उसे। 2 साल हुआ होगा। हाँ 2 साल पहले चेंज हुए, 19 में। हमारी सेशन तो 18 से स्टार्ट हो गई ना, तो क्या फायदा। अच्छा शिवाजी, अभी तू मुजफ्फरपुर में है या पटना में है? नहीं भाई, अभी तो घर ही पे है। तो पार्टी दे देना ना मनीष की तरफ से, नेहा को अरे चाहिए। बहन, यहीं पे तुझे सब पूछना है, जीमेल कर रही तुझे दूंगी। लोगों को कुछ पता है लाइव? नहीं पता है हमको रिया, सच में। अरे तुम लोगों को पता है तुम्हें यूट्यूब पे कल के बाद सब अपना अरे सर लेफ्ट नहीं हुए हेमंत, अभी तक रिकॉर्डिंग चल रहा है यूट्यूब पे। तो मैं कह रहा हूँ ना, क्या लेफ्ट कर जाते फिर, इसलिए तो मैं मैसेज नहीं कर रहा। अरे पहले बताना था ना, वर्ल्ड वाइड वेब पे सब देख रहे। अरे मैंने तो बताया था ना, आप लोगों ने और 14 लोग देख भी रहे हैं। अभी कौन देख रहा होगा? एक मिनट सुन लो एक बार, सुना क्या? अरे औसत की आवाज आ रही है 3 दिन बाद। माइक्रोफोन सही हो गया तेरा? नहीं, हेडफोन नहीं था ना, हेडफोन आज
देख ही लगा के तो आवाज आ रही थी। मैं वही कहने वाला था मैंने लिंक भी भेजा तुझे जीमेल पे, पर भूल गई थी कल संग। हाँ मैं नहीं देखी थी। हाँ वही मैंने आज भेजा, भूल गई कल। कोई नहीं, मैं देखी उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, फिर हेडफोन से देखा, हेडफोन की वजह अरे से लेफ्ट करो ना, अभी तक यूट्यूब पे लाइव चल ही रहा है। सच में? सबका रुक आवाज 1 वाले मिनट भी आ देखती हूँ। हाँ नहीं कर रहा मैं। विदुषी भी लेफ्ट हो गई क्या वो वाले ग्रुप से, जो रिया बनाई थी और विदुषी मिलके? कौन सा शैतान ग्रुप? बच्चे। हाँ शैतान मैं बच्चे। सबसे पहले लेफ्ट हो गए इस ग्रुप से। हाँ पता था तुम्हारे बारे में रिया। बच गया उसमें। ज्वाइन भी नहीं कर रही। कौन कौन सा बचा, कौन कौन से है उसमें? एक तो मेरा विदुषी है, हाँ। विदुषी ने लेफ्ट नहीं करा शायद। हम भी तो लेफ्ट नहीं किए थे। हाँ तो उसके बाद ऑनलाइन आई टेलीग्राम वही पे। तो आप कौन से कॉलेज वही के हो? तो ग्रुप किया विदुषी कौन सा ग्रुप में एक्टिव नहीं रहते हैं ना, शुरू शुरू में बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं। कौन चला रहा है? वहाँ से नहीं आवाज आ रही। यूट्यूब पे अभी भी लाइव हो रही है सच में? हाँ हाँ यूट्यूब पे भी लाइव हो रही है, सबका जा रहा है। अच्छा है, यार फेमस यूट्यूबर हो गए अब तो। वही तो, अब कुछ नहीं हो सकता। गलती हमारी थोड़ी है 9 ना। लोग देख भी रहे हैं। कौन है जो हमारी बातें? और क्यों चल रहा है? भाई इसी का एक ना चैनल बना के डाल दो, हिट कर दोगे यार तुम लोग तो। यूट्यूब पे अभी भी लाइव हो रही है। अभी तक चल रही है, 9 लोग देख भी रहे हैं, व्यूअर्स भी है अभी तक। यहाँ भी तो 25 लोग हैं। 10 लोग। अरे 10 लोग देख रहे हैं सच में। रिया हाँ सर लेफ्ट नहीं हुए, इसलिए कोई लेफ्ट नहीं हुआ। यूट्यूब तो बंद कर देना चाहिए था एटलीस्ट। वही तो, बदनामी हो रही है यार। ये सत्यम कुमार की जगह पे कोई गर्ल्स बोल रही ये है। कल लास्ट ये फेक आईडी होगी किसी की यूज पे। 25 नहीं हाँ 25 है, 25 राइट। कल लास्ट क्लास है। कोई नहीं, हम लोग खुद का मीट बना लेंगे आईडी, उससे हम लोग बात कर लेंगे। होगा तब भी आवाज बहुत कट कट के आ रही है सबके। आज तक मुझको साउंड इशू, नेट इशू, सब इशू, लाइफ इशू। बारिश हो रही है क्या उधर? साइड नहीं हो रही बारिश, बट हो जाती है कभी कभी, ज्यादातर हो रही है इस बार। सुबह से तो मौसम है वैसा, बट हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। इस बार मानसून बहुत दिन चलती है। भेज दें क्या बारिश? इधर हो रहा है, भेज दूं क्या? नहीं तब तक नहीं होगा जब तक किसी का यार हंसेगा नहीं यार। अबे क्या बोल रहे? मीम्स देख लिया है ज्यादा इंस्टाग्राम पे। कौन बारिश भेज रहा है वैसे? मनीष नहीं, ये नहीं मनीष नहीं, कोई और बोला था शायद। कौन बारिश भेज रहा है? अपना बारिश अपने पास ही रखिए, हमारे यहाँ बहुत हो रही है। नहीं फ्लड चाहिए तो आने भेज वाला सकते हैं, है। मेरे पास इधर भी बहुत हो रहा है, चाहिए तो बोल। बिहार डूब जाएगा फिर। मेरे इधर आएगी तो मैं इधर मनीष के यहाँ भेज दूंगी। सारे डूब जाएंगे। भाई सत्यम भाई, तुम्हारे यहाँ के यार ज्यादा हंस रहे हैं क्या? ज्यादा ही बात हो रही है। रो रहा है ऐसा बोलना था, उल्टा बोल दिया तूने। अरे वो हंस रहा होगा तभी तो हो रही है ना। वैसे भी काशीपुर में तो यूट्यूब पे कमेंट कर रहा, वाह बेटे मौज कर दे।
कमेंट देखना। कल विदुषी ना वो सेंड की थी एक, बेटे मौज कर विदुषी दिया। ने लेफ्ट कर दिया। नहीं, विदुषी कुछ बोल नहीं रही। हाँ भूल गया। हेलो My God. विदुषी, आवाज आ रही है? हेलो विदुषी, जिंदा है तू? हाँ सुन रहे हैं, बोलो। मौन वर्द है इसका आज। तबीयत ठीक हुई तेरी? 2-3 दिन से क्लास नहीं टीवी करा चल था। रहा है इसीलिए बहुत साउंड आएगा मेरे से। कोई बात नहीं, क्लास कौन सी चल रही है? डीजे वाले से तो अच्छा है ना। टीवी के साउंड आएगी। एक दिन कोई हमें डीजे सुना रहा था। मीम तो अच्छा था कल वाला, कौन सी? विदु ने सेंड करा था। मेन सेंड करा था। ओ इंस्टाग्राम। हाँ, तुम दोनों कनेक्ट हो ना इंस्टाग्राम। सत्यम शिवा श्रवण सत्यम संतोष संगम सुधा कौन नाम का? पुष्कर मुस्तफा माता मनीषा मनीष कुमार सबकी नाम ले ले। मनीष तुम अटेंडेंस चल रही है। अरे है, अभी तक है, डीजे वाले भी है आज फर्स्ट में। कौन है डीजे वाले भाई? बोल नहीं रहे आज कुछ। डीजे वाले भाई। अतुल चंद्र आशिक अबे यार, कोई क्यों 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 बोलिए कुछ भी बोलिए बोल। बोलिए, क्या बात है? आज डीजे नहीं बजा रहे आप? बजा रहे हैं, अभी खोल लिया है दूसरा फोन। आप तो गूगल पे फेमस है ना। अब बोले गूगल पे फेमस है आप। ये है स्पीकर। कौन सा गाना बजाएगा भाई? रिया सुनो ना, रिया। हाँ जी बोलिए। डायरेक्ट बस यार गाना बंद कर। सब बकवास कौन गाना। कोई इंटरेस्ट नहीं होने वाला यहाँ पे। रिया सुनो ना, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस भी है अभी। हाँ, 1 मिनट यार, शांति चाहिए। क्या बोल रही? बोले डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस भी अभी लेफ्ट नहीं किए हैं। सुन रहा है, कल सब सर वर्क लगेगा, हम सर तो लेफ्ट जाते हैं, नहीं बाय किए बाय। सर, पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू की। इसीलिए हम लोग ऑनलाइन है ना। सर पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू की। आपको सुनाई दे रही? सर लेफ्ट कर चुके हैं। सर की 2 आईडी रहती है तब सर सुनते हैं। आज सारे क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं मनीष? क्या कर रहा है भाई? अब बोल रहा है तो तू डीजे बजा रहा है, क्या कर रहा है? बात चल रहा है यहाँ पे। अभी भी अरे रिया सुनो ना, एमसीक्यू की कौन पीडीएफ सर ने विदुषी सेंड ही कर नहीं करी। अभी वहाँ पे यूट्यूब पे कोई पूछ रहा है कि कौन है विदुषी। क्या है तुम क्या? विदुषी कर दो तुम मेरी लोग। प्यारी दोस्त। भाई वाह, कौन बोल रहा है? एक कह रहा है कि बात करना है। देखो कौन है, पता नहीं। भाई डीजे वाला बाबू थोड़ा गाना बजा दो। भाड़ में जाए डीजे वाले। कौन बोला रे भाड़ में जाएगा? कोई भी जसवाल। बोला। चुप रे, कुछ भी। कोई ना यूट्यूब पे सत्यम नाम का लड़का है, वो बोले कि कितना तुम लोग बकबक कर रही हो पागल लड़की। व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। वाह वाह, फिर ये बोल रहा है मनीष भी कोई, ज्वाइन कर लिया कमेंट में। वाह क्या फिर बात क्या है। बोले, ये करके किसी का नाम है, कौन है रिया विदुषी। सत्यम कितना बोलती है, लास्ट लास्ट है आज ही पूरा बात। अरे सारे यही बोलते हैं, कितना बोलती है। सुनते क्यों हो यार? म्यूट कर दो ना, जाओ ना काम से। स्क्रीन शेयर करो ना, देखते हैं हम लोग। ठीक है रुको, दिखाते हैं मेरे को भी दिखा। मैं टेलीग्राम पे तुझे भेज रही। नेहा, नेहा ना। कमेंट देखना है क्या? मैच आज थोड़ी चल रही है, टेस्ट। अरे यार, शेयर भी कर रही तू। ओ यार, नंबर आ गया किसी का। मैंने नोट कर लिया। ओ भाई, क्या हो रहा है? क्या चल रही है? नहीं है वैसे। वो मेरा नंबर नहीं है, जिसका भी है करके देख लो। मेरे को ट्राई भी नहीं करना। स्टॉकर थोड़ी ना है। देख लो कौन है रिया विदुषी, कितना बोलती है लास्ट 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 लास्ट।
बोलेंगे भाई, क्या चाह रहा है, जिंदगी सुनना चाहिए। अरे भाई नहीं। बोलने का राइट सबके पास है। तू कमेंट भी